चलो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। अमन बताएगा। अमन अपने अनुसार तुम बताओ कि केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, होता क्या है एक केमिकल रिएक्शन में। सर केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा सब्सटेंस के रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो a chemical reaction is a process where one or more substances interact, break their original bonds and form new bonds to create one or more different substances, that is products. During this process energy is either released, that is heat or light, or absorbed. इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने इसको पहले भी स्टडी किया था, है ना। और वहाँ मैंने बताया था कि बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब बाहर हीट जो है वो बाहर आती है या हमें उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है कि वो रिएक्शन हो सके, है ना। मैंने बताया था कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो अटेन करना चाहता है सब्सटेंस, बताया था ना ये सब, प्रत्युष याद है? यस सर। तो अभी हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, अभी एनर्जी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, है ना। अभी हम लोग सिंपल डिफिनीशन को समझेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन, है ना, किस तरह से हो रहा है ना, दैट इज अ प्रोसेस, कि वो एक्शन किस तरह से हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हिंदी में हम लोग विधि बोलते हैं ना, तरीका, किस तरीके से। तो केमिकल रिएक्शन, देखो एक प्रोसेस बोलने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि कुछ भी जैसे तैसे हो जाए। प्रोसेस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, प्रोसेस बोलने का रीजन है, प्रोसेस कोई भी इस तरह का एक्शन होता है जहां पर कुछ कंडीशंस मतलब सेटिस्फाई होते हैं, उसको एक रेगुलर वे में होना होता है ना। यूं ही जैसे तैसे, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन गया। ऐसा हो सकता है क्या प्रगति, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन जाए? बताओ बेटा। यस हाइड्रोजन सर, हो सकता है, नहीं हो सकता है बेटा। हाइड्रोजन, अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस हो और ऑक्सीजन गैस हो, अब तुम क्या करो, दोनों गैसों को एक कंटेनर में ओपन कर दो, तो दोनों गैस एक दूसरे से मिलेगी। तो क्या तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, क्या कंटेनर में पानी बन जाएगा? नहीं होगा बेटा ऐसा, है ना। अमन ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसका एक मतलब रेशियो होता है जिस रेशियो में हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो रेशियो एक्चुअली प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब वहां पर क्या है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो कंडीशंस जो है मतलब ये तो अवेलेबल है ही, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तुम्हारा हाइड्रोजन की भी अवेलेबिलिटी है ना। तो वो एक दूसरे को उस रेशियो में मतलब अटेंड कर सकते हैं, रेशियो वो मिल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। ध्यान देना, मैं प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं इसको समझना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करके वाटर बनाना कोई जनरल एक्शन नहीं है। जनरल एक्शन कैसे एक्शंस होते हैं, जैसे तुम एकाएक दौड़ने लगो, है ना, या तुम्हारी इच्छा हो अभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा पीछे की ओर झुक जाओ, है ना, या सो जाओ। तो ये सारे एक्शंस जो है ना, ये सारे जनरल एक्शंस होते हैं। इसके लिए कोई रूल, सर्टेन कंडीशंस, ये सब की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बताया हुआ है कि एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए सर्टेन एनर्जी, हाँ, एनर्जी की मात्रा हमें देनी होती है, या लाइट जरूरी होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट के बगैर होते ही नहीं। कोई बता सकता है ऐसा रिएक्शन कौन सा है जो लाइट के बगैर नहीं होता? उत्कर्ष, ऐसा कौन सा रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस, है ना। प्रगति, तुमने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? यस सर। कहाँ पे होता है? प्लांट्स में। तो ये जब तक हम उसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे या वाइट लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना, एनी टाइप ऑफ लाइट, कम से कम लाइट हो वहां पर। ये है कि अलग अलग कलर के लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो अलग अलग होता है ना। तो वहां पर लाइट जरूरी है बेटा, तो बगैर लाइट के नहीं होगा। तुम लोगों ने कभी देखा है चूने को पानी में उबलते हुए? यस सर। किसने किसने देखा है? प्रत्युष ने देखा है या मैंने। अच्छा, कैसे देखा, क्या हो रहा था, कब तुम फेस किए इसको, काउंटर किए? सर हीट बाहर आ रहा था उससे, है ना,
देखो वहां पे चूने का क्या है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, है ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन है। पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाता है, वो हीट पैदा करता है ना, हीट पैदा करता है, वो उबलना शुरू हो जाता है, तुमको खौलता हुआ पानी महसूस होगा, जैसे दूध उबलता है ना, उसी तरह से ऐसा ही कुछ होता है ना। यस सर। लेकिन सभी के साथ ऐसा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हीट नहीं दोगे तब तक जो है वो टूटेगा ही नहीं, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट को कहीं भी, ऐसे तो क्या होता कि कैल्शियम कार्बोनेट रह ही नहीं पाता, वो जैसे ही खुले में आता वो टूट जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को हम प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। समझ में आया प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस बोलने का क्या मतलब है? प्रगति समझ में आया अब केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? यस सर, बताओ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन वो जैसे तैसे नहीं हो सकता है। प्रोसेस हम उन्हीं सारे एक्शंस को बोलते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब जिनके होने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, तरीका होता है कि वो जब भी होगा तो वैसा ही होगा, है ना, उसी तरह से होगा। अगर वो नहीं, उस तरह का हम एटमॉस्फेयर दे रहे हैं उसको, तो वो एक्शन होगा ही नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। एक वर्ड बहुत अच्छा मुझे ये याद आया जो मैं बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एक पार्टिकुलर एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है हर एक केमिकल रिएक्शन को। जब तक नहीं होगा, तुम रिएक्टेंट्स को खूब आपस में चुंबक की तरह सटाते रह जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि हम वो एटमॉस्फेयर नहीं देते जो उस रिएक्शन को होने के लिए जरूरी होता है। इसलिए केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक एक्शन नहीं है कोई जनरल, वो एक प्रोसेस है। समझ में आया सबको? अंजलि, आरुषि? यस सर। सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोलो। वाटर लिक्विड क्यों होता है? वाटर लिक्विड क्यों होता है? क्यों? हाँ, इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आयरन सॉलिड क्यों होता है ना, और यस सर। और मतलब ऑक्सीजन जो है वो गैस क्यों होती है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा। तो अब क्या है, नेचर में बहुत डाइवर्सिटी है। अब ये वाटर जो है वो हमारा, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है जो एक लिक्विड हो जाता है। तो ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। होता क्या है कि जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों के बॉन्ड्स टूटते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रेक देयर ओरिजिनल बॉन्ड्स, दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है बेटा, वो टूटता है और वो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं अलग तरीके से। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक होता है, समझे? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वंडरवाल फोर्सेज ही बोलो, मतलब ये वंडरवाल फोर्सेज अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो इसके ऊपर आएंगे। तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है जो कि वाटर के दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के भाग जाए। वो किस केस में होता है? जब तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के उड़ते रहते हैं। वो क्या होता है, गैस होता है या लिक्विड? बताओ, किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने फ्री हो जाते हैं कि वो लगभग गैस। तो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना, वंडरवाल फोर्स काम करता है, जो सबसे वीक फोर्स है बेटा, बहुत ही वीक फोर्स है। वो इतना इनफ है कि वो जोड़ के तो रखता है, लेकिन वो उसको मजबूती नहीं दे पाता। वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे से दूर दूर रह के फिसल सकता है, लेकिन इतना मजबूत होता है कि बिल्कुल आज़ाद नहीं हो सकता है वो गैस की तरह, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल, इसमें अभी तुमको यही समझना है कि यहाँ पर दोनों मिलकर लिक्विड इसलिए बन जाते हैं, दोनों मिलकर लिक्विड इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका ओरिजिनल बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है। किसी भी सब्सटेंस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ये तो तुम लोग जानते हो, है ना। लिक्विड का अपना स्ट्रक्चर है, सॉलिड का अपना स्ट्रक्चर है, गैस का अपना स्ट्रक्चर है ना। हर एक सब्सटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो ओरिजिनल बॉन्ड्स बदल जाते हैं, जिसके कारण कि वो स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा। तुम लोग जितना पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, और साइंस के स्टूडेंट को क्वेरी करनी ही चाहिए। तुम अगर क्वेरी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम समझो कि सीख रहे हो। तो ये पहली बात है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर थे कि प्रोसेस मैंने बताया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस। मैंने यहाँ क्यों लिखा है वन और मोर सब्सटेंसेस? क्यों लिखने की जरूरत पड़ी वन और मोर सब्सटेंसेस, आरुषि? मैंने वन क्योंकि वो क्या एक से ज्यादा होता है।
मतलब सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए यहां हम लोग लिखते हैं व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां पर कौन लोग होते हैं, एक या दो सब्सटेंसेज होते हैं, है ना, रिएक्टेंट्स। अब ये लोग एक जगह मिलकर क्या कर रहे होते हैं, ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे देखो तुम चार, अभी जैसे तुम लोग अभी 4 स्टूडेंट्स हो, है ना, अभी जैसे मैंने एक ट्रायल लिंक भेजा था, ट्रायल लिंक में आप लोग जुड़े थे, तो आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब इंटरेक्ट कीजिएगा तभी ना कुछ बात होगी या कुछ आगे उसका रिजल्ट आएगा। तो सब्सटेंसेस को, मतलब ये लोग जो हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, है ना, वो एक जगह पर इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन उनको जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बात करने के लिए क्या होता है, इंटरेक्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, बंधन तोड़ना पड़ता है। जैसे तुम साई नेचर के होगे, है ना, प्रगति, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, आप साई नेचर के हो और 4 बच्चे एक जगह बैठे हुए हो, 4 स्टूडेंट्स हो, या आपके सामने में टीचर बैठा हुआ है, और आप अपना क्या बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, है ना, अपना बंधन नहीं तोड़ते हैं, बंधन से बाहर नहीं निकलते हैं, है ना, तो आप क्या इंटरेक्ट कर पाओगे टीचर के साथ, प्रगति? आप टीचर से कुछ पूछ पाओगी अगर तुम अपना बंधन से बाहर नहीं निकलोगी तो? नहीं पूछ पाओगी ना। No, sir. इसलिए इंटरेक्ट करने के लिए कोई भी हो, चाहे सब्सटेंस हो, ये नॉइज बेटा किसके एंड से आ रही है, थोड़ा सा, है ना, मैनेज करो उसको। तो चाहे कोई सब्सटेंस हो या चाहे हम लोग हों, है ना, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए हमें अपने ओरिजिनल जो बॉन्ड्स हैं, मतलब उनसे बाहर आना होता है, अपना बंधन तोड़ना रहता है। तो सब्सटेंसेस को भी इंटरेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, अपने ओरिजिनल बॉन्ड्स को जो है ना, वो तोड़ना पड़ता है, तभी तो वो नए सिरे से एक दूसरे से जुड़ेंगे ना। एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, और अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर, जिससे कि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जब तक ही वो टूटेगा नहीं, वो फोर्स नहीं, उससे बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, है ना, और वो लोग एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा। तो एक दूसरे से कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करे, उसके साथ घुले मिले, इसलिए उसको अपना ओरिजिनल बॉन्ड तोड़ने की जरूरत होती है। और क्या करने की जरूरत होती है, क्या बनाने की जरूरत होती है, प्रगति? अपने ओरिजिनल बॉन्ड्स तोड़ के क्या करने की जरूरत होती है? नए बॉन्ड को क्रिएट करने की जरूरत होती है। वेरी गुड, है ना। और ये बॉन्ड्स एक हो सकते हैं, है ना, नहीं, तो बॉन्ड्स टू क्रिएट, हाँ। अब ये बॉन्ड्स जब टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो जिस तरह से जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा था वो एक या ज्यादा हो सकता है, उसी तरीके से जो सब्सटेंस बन रहा है बेटा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, वह भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है ना। Yes, sir. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड, दैट इज हीट और लाइट, और एब्जॉर्ब। और जब भी बेटा ये प्रोसेस होता है तो दो चीजें जो है वो जनरली होती हैं कि एनर्जी या तो रिलीज हो जाती है ना, या एब्जॉर्ब होती है। मतलब हमें या तो हीट जो है वो देना पड़ता है या हीट हमें मिलता है, हीट रिलीज होता है। कोई ऐसा एग्जांपल आप लोग बताइए जिसमें कि एक से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के बाद। उत्कर्ष, कोई बताओ एग्जांपल जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद। सबसे बड़ा एग्जांपल जानते हो क्या है? इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की। और सबसे मतलब ज्यादा, अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन कौन है इस पूरी दुनिया में? अगर वो रिएक्शन नहीं होगा दुनिया खत्म। वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। लेकिन वाटर आप लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, ओशंस में है ना, रिवर्स में है, वेल्स में है ना, ये आपके पास प्रेजेंट है। तो आपका कहना सही है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है ना। दिस इज ऑल्सो अ गुड रिप्लाई। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर जाओ, इससे ज्यादा जरूरी कुछ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जिंदा रहने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है या इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वो रिएक्शन कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीजन बनता है? फोटोसिंथेसिस। यस, अभी आप लोग आए हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस का 2 प्रोडक्ट होता है बेटा, बताओ कौन कौन होता है? अमन?
सर सनलाइट और वाटर। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ, आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो। अच्छा सर, शायद ऑक्सीजन और ग्लूकोज। वेरी गुड, शायद नहीं, एग्जैक्टली ऑक्सीजन और ग्लूकोज, है ना, यही दो चीजें जो हैं वो बनती हैं। ग्लूकोज जो होता है वो हमारा होता है C6H12 और O6, या ठीक है, और इसके साथ बनता है हमारा O2, है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन है बेटा। अगर ये रिएक्शन रुक जाएगा, अगर ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, है ना। और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ऑक्सीजन है। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, है ना, मैंने इसीलिए पूछा कि इसके बारे में तुम लोगों को जानना चाहिए, है ना, कि इसमें सबसे कॉमन और सबसे जो, अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि अगर ये बताओ कि ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो बात हो रही है इसके अलावा कि यहाँ पे हीट या लाइट जो है वो रिलीज हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी साइड? नो सर। प्रगति, आरुषि, अंजलि? नो सर। ओके, यहां पर देखो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इट इज नॉट दैट केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। इस बात से तो सभी लोग अपना अपना एग्री करोगे, तुम लोग सभी लोग। क्या ऐसा है कि केमिकल रिएक्शंस साइंस लेबोरेटरी में ही हो सकते हैं? प्रगति, ऐसा है कि रिएक्शंस सिर्फ लेबोरेटरी में हो सकते हैं? नहीं सर। नो सर। है ना, अभी तो मैंने जस्ट जो एग्जांपल दिया, हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, ये ओपन पूरे मतलब खुली दुनिया में होने वाला रिएक्शन है ना, चारों तरफ। तो यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे अपने चारों ओर होने वाले कुछ जनरल रिएक्शंस को, जो हमारे चारों तरफ लगातार होते रहते हैं, है ना, अक्सर हम फेस करते हैं इन रिएक्शंस को। आपके और आपके साथ और लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, उनके बीच ये डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, देखते वो लोग भी हैं लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं कि ऐसा कैसे होता होगा, है ना। अब दही का जमना या दूध का फटना, ये तुम्हारे लिए एक अलग चीज है, और जो लोग केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, जो लोग साइंस नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये अलग चीज है। ज्यादा से ज्यादा आजकल लोग आपके दादा दादी नाना नानी भी इतना जान चुके हैं बच्चों के साथ रहते हुए, या माहौल का असर है कि ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, बहुत लोग बोलते हैं अब, है ना। कॉमन मैन भी अब रिएक्शन शब्द प्रोनाउंस करता है ना। यस सर। लेकिन वो समझता नहीं है जैसे कि हम और आप समझते हैं। तो देखिए, कॉमन एग्जांपल है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। इसमें क्या होता है, ये दूध फट गया है। आपके सामने जो पिक्चर है, क्या ये दही है? नहीं, दही ऐसी नहीं होती है। होती है क्या इस तरह की दही? नो सर। ये जो है बेटा, दूध फट गया है। तो ये क्यों होता है? काउज्ड बाय बैक्टीरिया कन्वर्टिंग लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टोज होता है दूध में, और जब दूध जो है ये होता है, खराब हो जाता है ना, तो होता क्या है, लैक्टोज बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। एसिड कैसा होता है, कोई बता सकता है एसिड का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है टेस्ट। हाँ, बीटर होता है। अब सारे एसिड्स को तो हम लोग जीभ पे नहीं रख सकते हैं, पता चला कि कुछ एसिड्स को तो जीभ पर डाला तो पता चला कि जीभ ही साथ छोड़कर चली गई, है ना। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। एक एसिड का एग्जांपल बताओ जो घर में तुम बहुत कॉमनली यूज करते हो। विनेगर। विनेगर, हाँ, गुड। एक कोई फ्रूट बताओ जिसमें तुम एसिड यूज करते हो, उसके भीतर एसिड है। ऑरेंज। हाँ, या नींबू, है ना, लेमन, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो थोड़ा खट्टे होते हैं, है ना। तो एसिड्स का बेसिक वो ये है कि उसका टेस्ट खट्टा होता है। और फटा हुआ दूध का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है क्या? हाँ खट्टा होता है। तो ये आपको बताता है कि इसमें एक एसिड है, और मैं आपको बता रहा हूं कि वो एसिड कौन है। वो एसिड है लैक्टिक एसिड। ये क्यों बना है? क्योंकि लैक्टोज कन्वर्ट हो गया है लैक्टिक एसिड में। अब थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ होता क्या है। इसमें देखो, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का खराब होना को हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे चर्चा में रहता है
वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि यही बैक्टीरिया दही बनाने के काम में भी आता है, और ये बैक्टीरिया मौजूद होता है फटे हुए दूध में भी, मतलब दूध के फटने के समय में भी यही बैक्टीरिया जो है वो काम आता है। और आपने सही एक एग्जांपल लिया, वहां भी वो भी प्रोसेस जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग पनीर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो चेंज ऑफ स्टेट भी है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं दही का जमना और दूध का फटना दोनों में सिमिलरिटी है ना, दोनों में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। लेकिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है बेटा, ये है एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। अब देखो, अनकंट्रोल्ड प्रोसेसेस जो होते हैं ना, वो डेली लाइफ में हो, साइंस में हो, या जहां भी हो, वो अच्छे नहीं होते, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस का जो अच्छा नहीं है? रस्टिंग क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत हद तक। और अनकंट्रोल्ड, अगर आप में एनर्जी बहुत है ना, आप बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन अगर आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते हो, तो आप जहां रहोगे ना, आप खुद से कुछ करना शुरू कर दोगे, तो आपको वो फ्रूट, उसका फायदा होगा क्या? अगर आपकी एनर्जी अनकंट्रोल्ड रहेगी, आप अपनी एनर्जी को सही से, मतलब कंट्रोल्ड वे में, रेगुलराइज्ड वे में अगर नहीं ले जाते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में जो रिएक्शंस होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का एक अच्छा यूज भी होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? सर एनर्जी बनाने में। हाँ, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो वहाँ वो कंट्रोल होता है, वहाँ जो न्यूट्रॉन्स जो बन रहे होते हैं ना, जो कि दूसरे एटम को तोड़ते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन यही रिएक्शन जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसमें क्या होता है ना, कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद नहीं होता जो पैदा हो रहे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। वो क्या करता है, लगातार दूसरे एटम को तोड़ता चला जाता है, और इस तरह से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि वो बर्बादी बनती है। तो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे दूध के फटने में भी ये प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया भी अपना काम करते हैं। तो ये है बेटा लैक्टोज, है ना, C12H22O11, जो कि ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके साथ कौन है लगा हुआ? वाटर, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। अब यहां पर एंजाइम्स का क्या रोल है? रोल ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्ट, बोलो बेटा। डाइजेशन का रोल है सर। एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। अब हमारे शरीर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन एंजाइम्स हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में डाइजेशन को एंजाइम से जोड़ दिए हैं, है ना। मतलब जो सिरप जो बिकता है डाइजेस्टिव, उसका भी नाम रहता है जेनोजाइम, यूनिनजाइम। तो वो एंजाइम हम लोग बोलते हैं और समझते हैं कि ये पचाने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम्स बस उसी प्रोसेस के लिए होते हैं। एंजाइम्स एक्चुअली एक कंपाउंड्स है बेटा, है ना। और एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, है ना। वो प्रोटीन के टाइप्स होते हैं, और ये प्रोटीन बनाता कौन है? मेड बाय बैक्टीरिया टू स्पीड अप रिएक्शंस। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? तुम्हारे शरीर में जब एंजाइम जाता है तो वो तुम्हारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को फास्ट कर देता है, स्पीड अप करता है ना, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम और तेजी से काम करने लगता है, तुम्हारे जो जूसेस होते हैं सारे, है ना, पेप्सिन और जो भी बहुत सारे लाइपेज, है ना, ये सब जो है काम जो करते हैं, उनको वो ये कर देता है। तो वो उससे क्या होता है कि तुम्हारे जो रिएक्शंस होते हैं शरीर में चल रहे होते हैं, तुमको पता है कि खाने का पचना भी जो है वो रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। तो एंजाइम्स जानिए कि वो सिर्फ पचाने वाले नहीं होते, वो प्रोटीन होते हैं बेसिकली। और इन्हें बनाता कौन है? ये बैक्टीरिया बनाता है इनको, है ना। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये प्रोटीन्स बनते हैं, और इनका काम होता है टू स्पीड अप रिएक्शंस को स्पीड कर देना। तो यहाँ पे अभी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और वेरियस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात किए, इसके साथ साथ और भी बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये करते क्या है? लैक्टोबैसिलस जो है बेटा, ये 2 एंजाइम्स बनाता है ना। ये वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? 2 एंजाइम बनाता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ता है। अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना है ना। क्योंकि ये
आपसे एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि लैक्टोज जब टूटता है तो क्या बनता है। बस समझना है कि ये जो दो एंजाइम्स बने उनमें से लैक्टेज ने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा, और एक बनता है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, फर्मेंट कर देता है। ये जो शुगर का जो फॉर्म बन रहा है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये एंजाइम क्या करता है, उसको फर्मेंट करके बना देता है लैक्टिक एसिड। आगे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि ग्लूकोज के फर्मेंटेशन प्रोसेस से लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गन्ने के जूस के फर्मेंटेशन से, है ना, या राइस को भी फर्मेंटेशन के बाद उस मतलब वाइन बनाया जाता है। वाइन के बारे में आप लोगों को पता है, शराब के बारे में फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है, वहां भी एंजाइम्स काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, दूध में दो तरह के एंजाइम्स बनाए, लैक्टेज और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। लैक्टेज ने ग्लूकोज बनाया, है ना, लैक्टोज को क्या कर दिया, ग्लूकोज में बदल दिया, और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को क्या किया, उसको बदल दिया लैक्टिक एसिड में। दही जनरली अगर ताजा दही होता है तो वो मीठा होता है क्या, थोड़ा सा, ताजा दही? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और थोड़ा हल्का सा खट्टा, क्योंकि वो दूध नहीं है तो दही है, तो थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट जो है वो दूध से तो अलग होता ही है ना। स्पेसिफिक टेस्ट दूध का, तुम लोग जानते हो कि दूध से अलग होता है दही का। तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज होता है मीठा, और इसमें से सारा का सारा ग्लूकोज लैक्टिक एसिड नहीं बना, है ना, ग्लूकोज भी रहा, और ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज जो था उसमें कुछ ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन गया लैक्टिक एसिड भी, इसलिए थोड़ा सा खट्टापन भी रहा। तो मीठा भी है और खट्टा भी है। लेकिन होता क्या है कि इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिक एसिड्स बना देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, है ना, और ब्यूटाइरिक एसिड। ये सब बहुत ही खट्टा होता है, एसिटिक एसिड या ब्यूटाइरिक एसिड। अभी एक ऊपर जो हम लोग एसिड के बारे में बात किए वो था लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये जो एसिड्स हैं ये खाने वाले एसिड्स बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, एसिटिक एसिड को जब बहुत डाइल्यूट कर दिया जाता है तो इसको हम लोग यूज करते हैं विनेगर के रूप में। ब्यूटाइरिक एसिड तो बिल्कुल हम लोग खाते नहीं है इसे। तो अब ये सब एसिड्स भी बनते हैं, और ये क्या करेंगे, सम में ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ जो बैक्टीरिया बनता है बेटा, वो क्या करता है ना, दूध में जो प्रोटीन होता है और फैट होता है उसको भी तोड़ देता है, और वो तोड़ के क्या बनाता है, अमोनिया, सल्फर। तो अमोनिया और सल्फर की स्मेल कैसी होती है, कोई जानता है? नो सर। अमोनिया और सल्फर की जो स्मेल होती है ना, वो फाउल स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ देखो कि बन क्या क्या रहा है। बैक्टीरिया कुछ जो है एसिटिक एसिड ब्यूटाइरिक एसिड बना दे रहा है, कुछ जो बैक्टीरिया था वो प्रोटीन को तोड़ दिया अमोनिया और सल्फर में, जिसका कि स्मेल अच्छा नहीं होता। दिस रिएक्शंस काउज बैड स्मेल्स, ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट भी बिगड़ जाता है, बदबू भी आ जाती है, और इवन टॉक्सिन्स, मतलब ये हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो अगर दूध ऐसे यूं ही फट गया हो तो उसको खाने लायक बनाने के लिए क्या किया जाता है? दूध जब फट जाता है तो हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता होगा प्रगति? उसके सारे टॉक्सिक सब्सटेंस मर जाते हैं, है ना। वो टॉक्स मतलब उसमें जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि ये सारा काम करते जा रहा है, तो बैक्टीरिया वगैरह हीट करने से मर जाता है। उसमें से जो मॉइस्चर है ना, ये जो वाटर था, ये रिएक्शन होने के लिए बेटा वाटर जो है वो जरूरी है। देखो मॉइस्चर है, वाटर है, तो वाटर जो है उसका सूख जाता है, और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास जो बचता है वो बचता है प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह बच जाता है ना। लेकिन अगर ये दूध, सोचो कि तुम्हारा दूध फट जाए और ये 2-3 दिन तक ऐसा ही रह जाए फटा हुआ, या गर्मी का दिन है ना, सुबह में दूध फट जाए और शाम तक बिना उसको गर्म किए हुए रह जाए, उसके बाद गर्म करोगे तो वो खाने लायक बनेगा क्या? नो सर। नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक ये जो बैक्टीरिया है ना, प्रोटीन और फैट्स को जो अमोनिया और सल्फर वगैरह में तोड़ते हैं, ये सब रोल तब तक एक्शन में आ चुके होंगे, है ना, मैदान में लॉन्च हो चुके होंगे। होता क्या है कि पहले मैदान में कौन सा बैक्टीरिया होता है बताओ? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जब तक ये अनकंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये रह गया यूं ही और होता चला गया तो इसमें फिर क्या होगा कि बाकी जो मतलब है बैक्टीरिया वो और सारे बना देंगे, मतलब ये एंजाइम्स। उनमें से कुछ एंजाइम जो हैं वो बुरा काम भी करेंगे कि प्रोटीन को अमोनिया में तोड़ देंगे, फैट्स को तोड़ देंगे अमोनिया सल्फर वगैरह में, इस सब के कंपाउंड में तोड़ देंगे। तो क्या होगा, वो फॉल स्मेल आ जाएगा, ऑफ टेस्ट हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये होता है, समझ में आया सब लोगों को, दूध का फटना मतलब कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
क्लियर हुआ? यस सर। अभी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है। सेम रिएक्शन एज इन द केस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ मिल्क अकर्स। मिल्क जो बर्बाद हो जाता है, यहाँ बहुत मजेदार बात है कि यहाँ भी वही रिएक्शन होता है जो वहाँ हो रहा होता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड होता है। और यहाँ पर वो सारे बैक्टीरिया जो है एक्शन में नहीं होते हैं जो वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो अनकंट्रोल हो गया ना, छोड़ दिया गया है ना, कोई कंट्रोलिंग नहीं रही। तो जिसको मौका मिला वही आ गया मैदान में, ठीक है, सबको मिल गया जन्म लेने का मौका वहाँ पर, उसको एटमॉस्फेयर मिल गया, वो बैक्टीरिया वहाँ पे पनप गया, और बैक्टीरिया ने क्या किया, प्रोटीन वगैरह को भी तोड़ दिया, फैट को भी तोड़ दिया, और क्या क्या जो फालतू टाइप का कंपाउंड वगैरह बनाया जो कि फाउल स्मेल उसमें दे दिया। अब है फ्रेश कर्ड जो होता है बेटा वो स्वीट होता है। व्हेन कर्ड इज जस्ट सेट, है ना, दही जम जाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलें कि सेट कर गया। तो व्हेन कर्ड इज जस्ट सेट विद इन अ फ्यू आवर्स, है ना, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तब तक क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की संख्या कम होती है, इसलिए लैक्टिक एसिड जो बना हुआ होता है वो बहुत थोड़ा सा बना हुआ रहता है। द नेचुरल मिल्क शुगर लैक्टोज भी होता है उसमें, है ना, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदला है, लेकिन सारा लैक्टोज नहीं बदल गया, अभी भी उसमें बहुत सारा लैक्टोज है, इज स्टिल मोस्टली अनफर्मेंटेड, जो कि अभी फर्मेंटेड नहीं हुआ है। सो द कर्ड टेस्ट माइल्डली स्वीट और स्लाइटली टैंगी, थोड़ा सा टैंगी भी महसूस होता है और मीठा भी महसूस होता है। अब यहां पर बात बेटा वही है, सिंपल सी एनालॉजी देखो मैंने लिखा है, तुम आम खाते हो, पका हुआ आम अच्छा लगता है, खट्टा आम किसको अच्छा लगता है? खट्टा आम किसको पसंद है खाना? नो सर। हमको लगता है प्रगति को तो जरूर पसंद होगा। क्या प्रगति हाँ सर। पसंद है? अरे मैंने तो तुक्का मारा हाँ। था, सही बैठ गया। चलो, मतलब बहुत लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन खट्टे आम से ज्यादा बेहतर तो मीठा आम लगता है जब पक जाता है। तो आप लोगों में से किसका सबसे फेवरेट फूड है मैंगो, या सभी लोगों का फेवरेट फूड है? मेरा सर। और बाकी लोगों का मेरा। फेवरेट फूड नहीं है? अगर है किसी का, हाँ। अगर किसी का डिफरेंट है तो बताओ, वो भी अच्छी बात है, जरा सुने कि वो कौन सा फल है जिसको तुम लोग ज्यादा लाइक करते हो। हमको लगता है कि सभी लोग यूनानिमस हैं, है ना, मैंगो ही है। तो मैंगो बेटा जब जस्ट राइप होता है, मतलब पका हुआ होता है, तो ये कैसा लगता है? स्वीट एंड सॉफ्ट। ओवर राइप हो जाता है, बहुत पक जाता है, तब कैसा लगता है? ये हो जाता है टू सॉफ्ट, और इसका सारा टेस्ट खत्म हो जाता है, और ये खट्टा भी हो जाता है। महसूस करते हो ये चीज? बहुत ज्यादा पक जाए आम, कोई आम अभी मालदा आम है ना, जस्ट एकदम पीला पीला मार्केट से खरीद के लाए, चाकू से काटे, एकदम वो कड़ा भी है और ढीला, मतलब बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं है, क्या मज़ा आता है खाने में। अब वो मालदा को तुम जो है ना, वो पका हुआ है, उसको एक सप्ताह छोड़ दो, कैसा लगेगा खाने के बाद? मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, तो तुम कह सकते हो कि फटा हुआ दूध जो है ना वो ओवर राइप हो गया है ना, या खट्टी दही जो है वो ओवर राइप, मतलब ज़्यादा पके हुए फल की तरह हो गई, अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो बिगड़ गया। तो समझ में आया दूध और दही का ये फटा Yes, हुआ? sir. हाँ चलो बढ़िया, गुड। थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं यहाँ पर। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड जब बनता है तो क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है। आप लोगों ने एसिड और बेस पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या किसी ने? उत्कर्ष? यस सर। हाँ। तो 7 से कम जब हो जाता है पीएच वैल्यू, तो वो कैसा हो जाता है? सर ज्यादा एसिडिक हो जाता है। हाँ, और 7 से जब बढ़ता है तब कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है, कम। प्योर वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है पता ना? द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7, 0 नहीं 7। एक्चुअली पीएच स्केल जो रेंज करता है ना बेटा, वो होता है 0 से 14। जब तक तुम 0 से 7 की ओर बढ़ते हो तो मतलब एसिडिटी जो है वो बढ़ती है, 7 पे आते हो तो न्यूट्रल हो जाते हो, और 7 के बाद जब 14 तक चलते हो तो बेसिसिटी बढ़ती है, ठीक है। पीएच का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 14, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। याद रखिएगा। अब है कैसीन प्रोटीन्स रिएक्ट लोअर पीएच में। जब पीएच घट जाता है बेटा, है ना, लैक्टिक एसिड बनने के कारण पीएच घट गया, 4.6 हो गया, तो कैसीन जो होता है मिल्क प्रोटीन का बेटा, ये होता है 80%। तुम जानते हो कि दूध हमें सबसे ज्यादा पीने की सलाह क्यों दी जाती है? दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, है ना। तो दूध मिल्क प्रोटीन का 80% जो होता है वो होता है कैसीन।
ये क्या करता है, अपना निगेटिव चार्ज छोड़ता है और एक दूसरे के साथ चिपक जाता है लोअर पीएच पे। दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन और कर्डलिंग। और इसी के कारण तुमको जो है ना, वो जो दिखता है कि अब दही जम गया है ना, वो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये प्रोटीन जो होता है ना, क्लम्प मतलब एक दूसरे में चिपक जाता है, झुंड बना लेता है ना। तो एक दूसरे के में जब वो क्या होगा, पहले क्या होता है, ये पहले ये होता है दूध में पूरा बिखरा हुआ होता है यूनिफॉर्मली। अब ये क्या होगा कि यूनिफॉर्मली जो था उसमें मिला हुआ, अब वो क्या होगा, इकट्ठा होगा, है ना। तो उसका उसका मतलब क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि वो जो पहले लिक्विड था अब वो थोड़ा लिक्विड से ज्यादा कुछ सॉलिड के जैसा हो जाएगा, सेट कर जाएगा, होगा ना। बात समझ में आ रही है। जो मिल्क प्रोटीन का 80% हिस्सा था वो क्या हो रहा है, वो क्लम्प हो जा रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है, चिपक जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है। अब क्या वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ नहीं है, वो चिपक गया, तो कोगुलेशन हो गया, है ना। और इसी को कहते हैं कर्डलिंग। अब है कि व्हाई द डिफरेंस इन टेक्सचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना, ये चीजें जो हो रही हैं कि जब बहुत ज्यादा पीएच, जैसे लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया, अगर हल्का सा बना तब तो दूध सेट किया, लेकिन अब बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड तो पीएच बहुत घट गया, तो फिर कैसीन के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। और उसमें क्या होता है ना, दही और फटे हुए दूध में अंतर क्या होता है कि तुम फटे हुए दूध में पानी देखते हो ना। यस सर। यस सर। जबकि दही में पानी की मात्रा नहीं होती है, अगर अच्छे से जमा हुआ हो तो, है ना, पानी की मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है, दही में ये चीज नहीं होता। अब है कि टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। कर्ड में कैसीन जो होता है बेटा, वो एक यूनिफॉर्म सॉफ्ट जेल होता है, एक जैसा सॉफ्ट जेल, वो इसका कोगुलेशन उस तरह का नहीं हुआ रहता है। लेकिन स्पॉइल्ड मिल्क में प्रोटीन्स जो हम बता रहे हैं कि क्लम्प हो जाता है, वो जैसे तैसे क्लम्प हो जाता है। समटाइम्स क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट भी जाता है। और फिर क्या होगा, जब वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, दूध से निकल जाएगा, तो दूध के पास क्या बचेगा, वाटरी पार्ट बचेगा, पानी बचेगा, जो कि अलग हो जाता है। इसलिए तुमको मिल्क जो है लगता है कि अरे ये तो स्पॉइल हो गया, है ना। तो हम लोग थे कि स्पॉइल्ड मिल्क में प्रोटीन जो है वो क्लम्प हो जाता है रेंडमली, और इसके कारण क्या होता है कि वो टूट, जैसे कभी कभी तो वो, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़ भी देते हैं, तो समटाइम्स ब्रेकिंग डाउन, है ना। इसलिए जो वे होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, उसको हम लोग वे बोलते हैं, वो हमारा अलग हो जाता है। अब स्पॉइल्ड मिल्क जो है, इसमें अदर बैक्टीरिया भी होते हैं और एंजाइम्स होते हैं दैट में ब्रेक प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया है ना, मेकिंग इट लंपी और इवन स्लिमी। तो इसके कारण ये जो होता है ना, लंप जैसा मतलब बन जाता है ना। तो बहुत अच्छे से अब आप लोगों को जो है दही और स्पॉइल्ड मिल्क का जो है फर्क जो है वो समझ में आ गया। अभी इसके बाद जो बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास, वो हम रस्टिंग का एग्जांपल देखते हैं, है ना। एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब एक आयरन तवा या पैन को, है ना, ये पैन है, नेल है, इसको जब हम लोग छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, बताओ अमन। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर ओपन इन्वायरमेंट। लार्ज अमाउंट ऑफ हाँ बताओ लार्ज अमाउंट ऑफ, ओपन इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ मतलब जब वाटर और मॉइस्चर। हाँ मॉइस्चर, जब मॉइस्चर हो, है ना, ऑक्सीजन भी मौजूद हो वहां पर और मॉइस्चर भी मौजूद हो, ये दोनों चीजें जब होती हैं तब ये रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आयरन होते हैं, आयरन होता है, आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रगति मैंने याद करने के लिए दिया हुआ है, याद हो गया वो कर रहे हैं। प्रगति, याद हो गया तुमको फॉर्मूला और वैलेंसी? Yes. ठीक है, वही तुमको बचाएगा केमिस्ट्री में, एकदम उसको याद कर जाना है। और वाटर देखो, Yes, आयरन आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, ये तीनों हैं रिएक्टेंट्स में, है ना। इसीलिए यहाँ पर बात होती है कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने का मतलब होता है कि वाटर होता है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन तो होता ही है। तुम एक चीज देखोगे कि अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट जो है पानी में बिल्कुल डूबा हुआ रहता है ना, तो उसमें जल्दी रस्टिंग नहीं होती है। ये तुम लोग मानते हो इस चीज को? यस सर। वहां क्या नहीं होता होगा, क्या नहीं मिल पाता होगा? वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऑक्सीजन मिलता भी है तो बहुत रेयर मिलता है, कम मिलता है। इसीलिए मतलब कई बार जब बड़ा जहाज, कुछ बड़े बड़े क्रेचर्स जो हैं मतलब आयरन के, वो डूब जाते हैं, है ना, कई सालों के बाद भी वो मौजूद होते हैं। कैसे? क्योंकि उनको ऑक्सीजन जो है ना वो अवेलेबल नहीं हो पाता है रस्टिंग के लिए, इसलिए उसमें रस्टिंग नहीं होती है और जो शिप्स होते हैं वो सेफ होते हैं।
अब प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा, यहाँ रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे XH2O हम लोग देख रहे हैं, X मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड देख रहे हो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, मतलब ये आयरन 3 ऑक्साइड है, ये वाला जो तुम पार्ट देख रहे हो ये क्या है, आयरन 3 का ऑक्साइड। अभी तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका फॉर्मूला Fe2O3 क्यों है, कोई बता सकता है? ऑक्सीजन। सर क्योंकि इसमें 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने कितनी बताई थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? तो -2। और आयरन की 2 वैलेंसी बताई थी मैंने, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, कौन कौन? 2 and 3। 2 and 3। तो यहाँ पे नाम देखो क्या लिखा हुआ है, आयरन 3 ऑक्साइड, इसका मतलब ये 3 वाली वैलेंसी बनती है। जो जंग जब लगता है ना लोहे में, तो जो कंपाउंड बनता है उसमें वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है आयरन की, है ना। आयरन 3 ऑक्साइड होता है, ये आयरन 2 ऑक्साइड नहीं होता है। आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ ये होगा Fe और O, ये होगा आयरन 2 ऑक्साइड। एग्री करते हो? क्योंकि दोनों की ही वैलेंसी जो है वो कितनी है, 2 है ना। यहां पर क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड था, इसका 3 गया ऑक्सीजन के पास, इसका 2 गया आयरन के पास, तो इस तरह से Fe2O3 बना। और XH2O मतलब इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये चेंज होता रहता है, इसलिए ये XH2O है ना, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा और बनाया Fe2O3 XH2O, है ना। और ये क्या है, ये जब हम केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर में बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि कई बार जो प्योर केमिकल्स के बारे में मैं बात कर रहा था, है ना। जो पहला मेरा वीडियो देखना, उसमें केमिकल्स के बारे में मैंने बहुत बताया, वो मैंने कहा था कि वो प्योर होता है। और केमिकल्स ये देखो मिक्सचर नहीं है, इसमें एक से ज्यादा केमिकल है ना, ये भी है और ये भी है, लेकिन क्या ये मिक्सचर है? मिक्सचर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन का जो ऑक्साइड है और वाटर जो है ये अलग अलग मौजूद नहीं है। तुमको दिखता है कि ये आयरन का ऑक्साइड है और ये पानी है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना प्रगति, दिखता है कि ये आयरन का ऑक्साइड और ये पानी है जंग में, या एक जैसा होता है? No. एक जैसा होता है ना। तो इसलिए ये प्योर होता है, मतलब एक सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा बेटा। ये जो है ये पूरा वो एक सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, इसी को रस्ट बोलते हैं। Fe2O3 इसके साथ जब XH2O लगा हुआ रहता है, ये 2 जरूरी नहीं है, ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है रस्ट का, Fe2O3 XH2O, ठीक है। सर यहाँ X का मतलब? X का मतलब वही तो मैं बता रहा था शुरू से कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़ेंगे वो डिपेंड करता है कि इसको कितना मॉलिक्यूल वाटर का मिला। अब देखो यहाँ X आया है, अगर ये 2X आया था तो यहाँ कितना आता है X, मतलब ये है इसका कि अगर ये 4 मॉलिक्यूल इसको मिला अगर, तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 है ना। यही है इसका मतलब, ये फिक्स नहीं है कि कितने ये होंगे। जैसे मैंने वहाँ फॉर्मूला बताया था, देखना मेरा, देखो तुम लोग वीडियोस वगैरह देखते नहीं हो, वीडियोस में जाओ वो तुमको बहुत कुछ बताएगा। केमिकल्स में मैंने बताया है, वहाँ पे इसी तरह का फॉर्मूला था, लेकिन वहाँ फिक्स था। जैसे कॉपर का कंपाउंड मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट के साथ H2O लगा हुआ रहता था, तो वहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा ये फिक्स था, उसको देखना जाके। तो ये है तुम्हारा रस्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं। मार्केट में आप लोग अंगूर लाने जाते हैं, 2 तरह के अंगूर होते हैं। क्या सभी लोगों ने ये 2 तरह के अंगूर देखे हुए हैं? यस सर। यस सर। अब इसमें दोनों ही अंगूर जो बिकते रहते हैं, उसमें एक इस तरह का भी होता है कि कभी कभी कि बहुत सस्ता बेच रहा होता है ना, या उसके दाने टूट कर अलग हो गए रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, मैं देखो फिगर को जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? सर ये आपका, हाँ बेटा बोलो। आपका ओन वेबसाइट है सर? ये वेबसाइट नहीं है बेटा, ये तुम लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके ये बनाया हुआ है, इसमें टाइम लगता है ना। और ये फिगर्स जो हैं तुमको नेट पे ये वाला इसके जैसा मिलेगा, शायद ये ना मिले, मतलब मैंने इसको जनरेट किया है तुम लोगों के लिए AI की मदद से। काफ़ी टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो और आप लोग देख रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। आज बहुत थका हुआ था, करीब 20-25 किलोमीटर से मैं बाइक चला के आया हूँ सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो
दैट विल पे अ लॉट फॉर मी, है ना। तो ये अंगूर दोनों में आप देख रहे हैं कुछ खराब जैसा दिख रहा है। ये वाला पार्ट देखो, यस सर। यहाँ वाला हिस्सा, इस अंगूर को देखो, है ना, और यहाँ पे ये वाला देखो, दिख रहा है क्या हो गया है, ये जो है खराब हो गया है, मतलब रिएक्शन हो गया। अब अंगूर के साथ हुआ क्या, एक मिनट, सर उसमें ईस्ट लग गया। हाँ यीस्ट लग गया, वेरी गुड। इसमें रिएक्टेंट्स कौन थे, अंगूर में क्या होता है जिसके कारण हम लोग अंगूर खाते हैं, ग्लूकोज होता है बहुत ज़्यादा, और ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए हम लोग ग्लूकोज का पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में। अंगूर गर्मी के दिनों में खाते हैं, अगर फ्रिज में रखा हुआ हो तो ठंडा भी होता है, मीठा भी लगता है, और खाने के बाद एनर्जी भी मिलती है ना, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है काफ़ी मात्रा में। ग्लूकोज के साथ होता क्या है, यीस्ट जब जुड़ जाता है, ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में आप लोग पहले भी बायो में पढ़े हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये इसको फर्मेंट कर देता है ना, और ये बनाता है इथेनॉल। यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाता है, यीस्ट जहाँ बैठेगा तो वो फर्मेंट कर देगा, अगर ग्लूकोज उसको मिलेगा तो ये इथेनॉल बना देता है, जो कि एक एल्कोहल होता है बेटा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो एल्कोहल, जब तुम सड़ा हुआ अंगूर खाओ, है ना, या खराब अंगूर खाओ, जो कि थोड़ा इसका मुंह जो है जिसका कि ये हो गया हो, डंडी से अलग हो गया हो, वो तो अच्छा लगता है खाने में, नो सर। वो थोड़ा एल्कोहलिक लगेगा, है ना। जैसे होम्योपैथ की दवा तुम लोगों में से सब लोगों ने खाई है, होम्योपैथ की दवा जीभ पर ली है, यस सर। ऐसा लगता यस है, सर। ऐसा लगता है, कड़वा लगता है। कड़वा लगता है, कुछ तीखा जैसा, उसमें एल्कोहल होता है Yes, बेटा, एल्कोहल होता है उसमें, ठीक है। तो अंगूर भी जब खराब हो जाता है तो तुम देखोगे वो खाओगे ना, तुमको अच्छा लगने के बजाय भद्दा लगेगा, बुरा लगेगा खाने में। वो एक्चुअली क्या हो गया रहता है वहाँ पर, यहाँ पे इथेनॉल बन गया रहता है, इथाइल एल्कोहल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी। सड़ जा, बहुत बार तुम देखोगे कि सड़ी हुई चीज़ें छूने में गर्म लगती हैं। अगर तुम्हारे घर में कचरे वाली बाल्टी बहुत दिनों तक रह गई हो, मतलब डेली नहीं तुम कचरा फेंक पाते हो, और उसको हाथ से अगर कभी उसमें बाल्टी छुओ तो तुमको वो गर्म महसूस होगा ना। सड़ी गली चीज़ें, वहाँ पर जब माइक्रोब्स काम करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे अभी यहीं पे यीस्ट काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अंगूर को सड़ा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी बनता है जो गर्म कर देता है। तो यहाँ पे अंगूर जब सड़ेगा तो एनर्जी बनेगी और एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनने के कारण अंगूर जो है उसका स्वाद कड़वा लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है आपका कुछ कॉमन एग्जाम्पल। अभी हम लोग कल और एग्जाम्पल देखेंगे। फूड इज कुक्ड, है ना, डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम लोग सांस लेते हैं, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, और बहुत ही मज़ेदार है फलों का पकना, है ना, फल कैसे पकते हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। और भी है, ये थोड़ा सा उतना कॉमन नहीं है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये वाला। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और आज काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, आज यहीं हम लोग छोड़ते हैं। अभी शायद हो सकता है मैं अभी भेज दूं, या सुबह तक मैं मैथ वाली पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। वो आप लोगों का फेयर कॉपी मैथ में नोट हमको होना चाहिए। हो सकता है कि मैं कभी ग्रुप कॉलिंग भी करूं आप लोगों को कि सभी अपनी अपनी कॉपी दिखाओ, तो ये भी हो सकता है। तो कल आप लोग एक एक कॉपी ले लोगे, शाम तक पोस्ट करूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ फिर से देख लीजिएगा। चलो ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।